न्यूज़पेपर का ट्रांसफॉर्मेशन कपड़े में ये कैसे हुआ? बहुत पुरानी जापानीज टेक्निक है जिससे पेपर से फैब्रिक बनता है। वो क्या लिमिट है कि जब हमको ये लगता है कि भाई अब जॉब बहुत हो गई, अब हमको खुद का कुछ स्टार्टअप या कुछ नई चीज स्टार्ट करनी चाहिए। यू हैव टू परफॉर्म एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ योर बॉस। अपना खुद के बिजनेस में यू आर आंसरेबल टू योरसेल्फ। सो एक तरफ जूडी और H&M है, दूसरी तरफ काफी स्लो फैशन है, वो किस तरह सर्वाइव करते हैं? क्या कभी आपके पास ऐसा थॉट नहीं है कि क्या मेरे को भी सेम चीज जो मैं बेस से बना रही हूँ मैं प्रॉपर एक सोर्सिंग करके जल्दी प्रोडक्शन करके दे सकूं? इंडिया इस चीज के लिए फेमस है कि गंदी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आते हैं यहाँ से। ये बैग है, तो वाओ, न्यूज़पेपर का बना हुआ है। शार्क टैंक पे या इंस्टाग्राम के ऊपर काफी सारे फास्ट फैशन सस्टेनेबल ब्रांड्स अपने आप को क्लेम करते हैं कि वी आर सस्टेनेबल। करेक्ट। सो आपका इसके ऊपर क्या व्यू है? सो जो नए फैशन फाउंडर्स हैं उन्हें क्या समझना चाहिए बिफोर जंपिंग इनटू अ सस्टेनेबल ब्रांड? उनका रिसर्च बहुत सॉलिड होना चाहिए। वेयर द डिजाइनर्स का जो है वे ऑफ थिंकिंग एंड ओरिएंटेशन चेंज करके थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड करें उनको। सिर्फ हैंड वोवन फैब्रिक ले लेने से ब्रांड सस्टेनेबल नहीं हो जाता है। कैन वी कंसिडर पेपर वेस्ट as a pollution? Oh yes, paper is one of the third largest pollutant on earth today. फ्रेंड्स, आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास, बहुत ही अलग होने वाला है। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूज़पेपर से कपड़ा बनता है, राइट, आपने सही सुना, न्यूज़पेपर से कपड़ा, और वो कपड़ा आप और हम अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। क्या आप मेरी बात का विश्वास करेंगे? जी हां, ये चीज को कर दिखाया है हमारे आज की खास मेहमान नीरजा पॉलिसिटी ने। नीरजा ने जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो पेपर वेस्ट होता है, उससे कपड़े को एक नया डायरेक्शन दिया है। सो आज हम जानेंगे कि नीरजा की क्या जर्नी रही है और इस जर्नी के पीछे नीरजा ने क्या क्या नए इनोवेशंस किए हैं और अपनी मेहनत से इसको जयपुर से लेके नए नए शहरों तक, बल्कि देश विदेश तक पहुंचा दिया है। सो नीरजा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो पर। थैंक यू सो मच रितेश जी। मोस्ट वेलकम नीरजा। सो सबसे पहले हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे कि ये जर्नी और इस आइडिया का इनोवेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? आइडिया का इनोवेशन जर्नी तो स्टार्ट हुई थी। जैसे मैं अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा बता सकती हूँ इसमें। मोस्ट वेलकम। कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हम लोग डाउन साउथ आंध्रा से हैं। आंध्रा में भी एक छोटा सा गांव है पुंदूरू करके, जो कि सालों से फेमस है एकदम फाइन मसलिन वीविंग, कॉटन वीविंग के लिए, हैंडस्पन हैंड वोवन खादी जिसको हम कहते हैं, उसके फैब्रिक्स डेवलप करने के लिए। और मैं उस फैमिली ऑफ वीवर्स से बिलोंग करती हूँ और मेरे जितने पूर्वज हैं 400 साल तक ये लोग सब वीवर्स रहे हैं। तो उनके आशीर्वाद से जो है, तब से मतलब जब से मैंने ग्रेजुएशन किया है तब से ये सीड अंदर था कि जो भी है अपने जो धरोहर है इसको आगे ले जाना है। कैसे है, क्या है, वो पता नहीं था उस वक्त, बट हाँ, वो उसी को आगे ले जाने की यहाँ से ये आइडिया स्टार्ट हुआ है। ग्रेट। सो जैसे कि आपने एक वर्ड यूज किया वीविंग, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे वीविंग क्या होता है? अच्छा जी, वीविंग यानी बुनाई करना, जो ताना और बाना हम कहते हैं। तो ताना जो हो जाता है वो है वर्टिकल सेट ऑफ धागे होते हैं, और बाना जो है हॉरिजॉन्टल। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिलके कपड़ा बनता है। ये बेसिक्स है कपड़ा बनने का। और हम सभी ने हथकरघा मशीनें जो देखी है, जो लूम्स कहते हैं हम इनको, तो जिसपे साड़ियाँ बुनी जाती हैं, और हमारे इंडिया में तो इतना कुछ है जो कि वीविंग से रिलेटेड है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे क्राफ्ट्स हैं इसमें, तो इसको कहते हैं वीविंग। ग्रेट। सो नीरजा, जैसे हमने बचपन से देखते आए हैं कि कपड़ा कपड़ा होता है और न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर होता है जी। बहुत कॉमन प्रैक्टिस में देखा गया है न्यूज़पेपर को हम एक्सरसाइज अपने घर में काम में लेते हैं। Correct. या मोस्ट ऑफ द कॉमन प्लेस में जब लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो लोग उसको यूज करते हैं। या कहीं शेल्फ पे बिछा लिया। बट ये न्यूज़पेपर का ट्रांसफॉर्मेशन कपड़े में ये कैसे हुआ? ये ऐसा हुआ कि मैं रिसर्च कर रही थी बहुत कुछ, और ये मेरा अपना इंडिविजुअल आइडिया नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। अच्छा। जब रिसर्च कर रहे थे तो ये एक बहुत पुरानी जापानीज टेक्निक है, जिससे पेपर से फैब्रिक बनता है। ठीक है। तो पेपर वहाँ पे जो स्पेसिफिक कुछ पेड़ हैं, जैसे एक शीफू हो गया, इस एग्जांपल दे रही हूँ। इस पेड़ का जो जिससे पेपर बनता है वो बहुत पतला होता है, बारीक होता है, और उससे वो लोग जो है कपड़ा बनाते हैं। इसकी जो एक मिथ है, एक लोर है, मतलब एक कहानी है, जिसमें एक जापानीज वॉरियर बॉर्डर क्रॉस करने के लिए मतलब एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट ले जाना चाहता था, और उसको ये आइडिया आया क्यों ना मैं इसको काट लूं और अपने ही जो जैकेट में है उसको बुन लूं और बॉर्डर क्रॉस कर लूं।
और उसने ठीक है। क्रॉस कर भी लिया। ये एक मिथ है कि यहाँ से ओरिजिन हुआ है कि वीविंग ऑफ पेपर। तो ये सब जब रिसर्च में कर रही थी तो ये काफ़ी फैसिनेटिंग लगा मुझे कि ये आइडिया बहुत अच्छा है। एंड मेरे पिताजी जो हैं वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं। Okay. और हम लोग जो है वीवर्स फैमिली से तो हैं ही। तो उनके गाइडेंस में, मैं ये बिल्कुल नहीं क्लेम करती हूँ कि ये आइडिया मेरा है, उनके गाइडेंस में उसको कैसे इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है वो मैंने किया है। और मैं सिर्फ इम्प्रोवाइज़ करके इंस्टेड ऑफ एक्चुअल फ्रेश पेपर, हम जितना भी वेस्ट पेपर है चारों तरफ उसको हम लोग कपड़ा बना रहे हैं। ओके, ग्रेट। सो नीरजा, जैसे आपने बताया कि आपका खुद का आइडिया नहीं है, आपने भी कहीं से सुना और समझा है, तो वो कौन सा समय या कौन सा दौर था जब आपने इसको समझा और इसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट किया? जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी जी। तभी से हमारे घर में छोटी लूम तो है ही। ओके। तो उस पे कुछ ना कुछ एक्सप्लोरेशंस चलते ही रहते थे। ठीक है। तो कभी किसी और मटेरियल से, ऐसा नहीं कि सिर्फ धागों से ही वीविंग करना है, कुछ भी मटेरियल लो और उससे करो। तो उस टाइम से चल रहा है एक्सप्लोरेशन कि हाँ शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है, कर सकते हैं। और पैरेलली जब मैं ये कर रही थी, साथ में और भी लोग हैं, डिज़ाइनर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सिमिलर आइडिया पे वर्क किया है। ठीक है। तो बट देन जब मैं पर्ल एकेडमी में पढ़ा रही थी, उस वक्त मौका मिला कि रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन का, और इसको बाहर अब्रॉड जाके इसके बारे में बात करने का, तब थोड़ा सा इसको और मैंने सीरियसली लिया, क्योंकि वो आइडिया था वो वहीं रह गया था, उसको एक्सप्लोर किया नहीं था। तो फिर जब इसमें इंटेंसली रिसर्च करने लगे तो फिर काफ़ी चीज़ें अपने आप डेवलप होती गई और इसको आज ये दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी जर्नी बीच में मिस हो गई थी, हाँ जिसको आपने बाद में आगे कंटिन्यू किया। टोटली क्या है कि जब ग्रेजुएट किया तब था कि आई वांट टू क्रिएट, मतलब आई वांट टू हैव अ वर्कशॉप, एक स्टूडियो, मतलब जहाँ पे वीवर्स हों, जहाँ पे लूम्स हों खूब सारी और कपड़ा बने। ये आइडिया ग्रेजुएशन के टाइम पे था। तब मैंने एक छोटा सा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कोर्स भी किया था, जिसका सर्टिफिकेट भी मिल गया था, एंड शायद मैं आगे जाके वो डेवलप तभी कर लेती। बट फिर लाइफ हैज़ इट्स ओन जर्नी एंड वी नीड टू अर्न मनी। फिर पूरा हार्डकोर इंडस्ट्री में घुस गए, तिरपुर कोयम्बतूर में वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कपड़े बनते हैं, जैसे सारे निटेड फैब्रिक्स हैं, जो टी शर्ट्स वाले फैब्रिक्स हैं, उस इंडस्ट्री में हार्डकोर उसमें फुल टाइम जॉब करने लग गए। उसके बाद उससे आगे फिर ऐसे ही बढ़ते 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 फिर कब कहाँ लाइफ चली गई पता नहीं चला, एकेडमिक्स में आ गए। एंड देन एक बल्ब जला है एक दिन, मतलब सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि फिर सोचा कि बहुत हो गया जॉब, बहुत कर लिया, अब शायद टाइम है कि जो हमने तब सोचा था उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये है जर्नी। ग्रेट नीरजा। सो आप ही के क्वेश्चन से एक और नया क्वेश्चन आता है कि जैसे कि आपने बताया, मैंने एक मोमेंट आया कि बहुत कर लिया जॉब, तो वो क्या लिमिट है कि जब हमको ये लगता है कि भाई अब जॉब बहुत हो गई, अब हमको खुद का कुछ स्टार्टअप या कुछ नई चीज स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए, जॉब में ऐसा होता है ना, यू हैव टू डू व्हाट इज द टास्क दैट इज बीन गिवन टू यू, करेक्ट? तो यू आर आंसरेबल टू समबडी, यू हैव टू गिव सर्टन। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपना टीचिंग की जॉब का ही देख लूँ, तो हम लोगों की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, और फिर आई लव टीचिंग, आज भी करती हूँ, नो डाउट अबाउट इट। बट एक फुल टाइम टीचिंग में अपार्ट फ्रॉम टीचिंग बहुत सारे और भी काम हो जाते हैं, बहुत सारा आपके प्रेशर्स हो जाते हैं, एंड you are answerable to somebody. Exactly. And you have to keep on performing as per their expectations. Without performance there is nothing. Exactly. Yes. So you have to perform as per the expectation of your boss. Yes. Or whomsoever you are answerable to. Exactly. And this is something अपना खुद के business में you are answerable to yourself. True. And that is the freedom that you have. You have the liberty to be creative. Yes. And that's why. Great. सो एक चीज़ बताएं नीरजा कि आज का जो फैशन का दौर है, लाइक ज़ूडियो है, H&M है, सो एक तरफ ज़ूडियो और H&M है, दूसरी तरफ काफ़ी स्लो फैशन है, वो किस तरह सर्वाइव करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। अब ज़ूडियो एंड H&M बहुत फास्ट फैशन हो गया है। अब लोग भी समझ रहे हैं कि ये फास्ट फैशन को हम लोग को एक्सेप्ट कम करना चाहिए। ऑफ कोर्स अभी भी कई देयर इज़ अ पब्लिक हु रिलेट्स विथ H&M के कपड़े एंड ज़ूडियो के कपड़े, एंड दैट इज़ देयर आइडेंटिटी। लेकिन
सिमिलरली ऑन द सेम टाइम देर इज़ अ ह्यूज चंक ऑफ पीपल जो ये रियलाइज करते हैं स्पेशली कोविड के बाद से कि हम लोग को थोड़ा सा इसको स्लो डाउन करना चाहिए, कंज्यूमरिज्म को स्लो डाउन करना चाहिए, नॉट जस्ट क्लोथ्स, ओवरऑल जो है वी शुड गेट मोर अर्थ फ्रेंडली। और ये आपने कोविड के बाद कई लोगों को ये रियलाइजेशन हुआ है कि इट्स हाई टाइम कि हम अपने ऊपर ध्यान दें, ना कि ये देखें कि हम कैसे दिख रहे हैं। तो स्लो True. फैशन इसीलिए सर्वाइव कर रहा है और क्रॉप अप हो रहा है और बहुत स्कोप है इसका। बट क्या आप स्पेसिफिकली बता पाएंगे कि वो कौन सा एज ग्रुप है जो इस तरफ डायरेक्शन को मूव कर रहा है? नहीं, देयर इज़ नो वन सिंगल एज ग्रुप। आई एम टेलिंग यू, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में स्पेशली आजकल तो द यंगर जनरेशन दैट इज़ द 16-year-old ऑनवर्ड्स, दे हैव बिकम मोर कॉन्शियस, प्रॉबेबली क्योंकि उनको टीच किया जा रहा है, प्रॉबेबली उनको ये एक्सपोजर मिल रहा है, दे हैव बिकम मोर कॉन्शियस कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, ये सारी चीज़ें मायने रख रही हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 16 एंड आजकल तो देर आर लॉट्स ऑफ अदर स्कूल्स, ऑल्टरनेटिव वे ऑफ टीचिंग जो आ चुका है, जिसमें बच्चे जो 5 साल के बच्चों को भी ये अवेयरनेस हो चुकी है कि हैंडमेड एंड होम ग्रोन थिंग्स आर मच मोर वैल्यूएबल। तो things have changed. So from starting from, I will say, 5-year-old to 70-year-old, there is all chunk of people who believe in this moving toward this. Yes, great. आपने भी जैसे बीच में बताया कि यू आर इनटू एजुकेशन इंडस्ट्री, सो क्या आप सेम फील्ड में ही एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं या कुछ डिफरेंट फील्ड है? नहीं, सेम फील्ड में हूँ। जो मेरा जो फोटे है वो डिज़ाइन है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है। और मैं पर्ल एकेडमी में भी यही पढ़ा रही थी, मर्चेंडाइजिंग भी पढ़ा रही थी क्योंकि इंडस्ट्री मेरा एक्सपीरियंस है। तो मर्चेंडाइजिंग में प्रोडक्शन मेथड्स के साथ साथ मैं डिज़ाइन मॉड्यूल्स भी ले रही थी कि हाउ टू वीविंग बेसिक मैं पढ़ाती हूँ, डिज़ाइन प्रोसेस पढ़ाती हूँ, और काफ़ी चीज़ें अभी तो इनोवेशन और बिजनेस में भी आ चुकी हूँ, बिजनेस ऑफ डिज़ाइन करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, डिज़ाइन स्टूडेंट्स अपने डिज़ाइन में इतने खो जाते हैं कि दे डोंट रियलाइज कि बिजनेस वायबिलिटी है भी या नहीं इनके आइडिया में। अच्छा। सो आई रिसेंटली हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद IICD, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिज़ाइन। उनके ग्रुप ऑफ बच्चों के साथ मैंने एक कोर्स लिया, एक बिजनेस ऑफ डिज़ाइन करके है, वेयर द डिज़ाइनर्स का जो है वे ऑफ थिंकिंग एंड ओरिएंटेशन चेंज करके थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड करें उनको। तो ये प्रोसेस है, उनकी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करने के लिए। बिल्कुल। तो जो आता है वो, अगर हम जब जैसे हमारे मेंटर एक हैं जगत सर जी, वो कहते हैं सरस्वती जितनी बांटोगे लक्ष्मी उतनी मिलेगी, राइट। तो यही बिलीफ को मैं फॉलो करती हूँ और जितना बांट सकती हूँ नॉलेज वो करती हूँ। आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जहाँ जहाँ सरस्वती वहाँ वहाँ लक्ष्मी। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। सो नीरजा, आपके ब्रांड का नाम है सूत्रकार। सो पर्टिकुलरली सूत्रकार ही आपने नाम क्यों रखा और इसके पीछे की क्या कहानी है? तो जब हम ब्रांड नेम सोच रहे थे तो माय फादर, माय हस्बैंड, हम लोग सब सोच रहे थे क्या नाम रखने चाहिए, लिस्ट डाउन करते हैं, जैसे कोई भी ब्रांड है नया अपना सोचते ही रहते हैं। तो इस प्रोसेस से निकले। तो माय हस्बैंड वर्क्स इन द यूनिवर्सिटी एंड मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी में है। तो उन्होंने काफ़ी सारे संस्कृत टू हिंदी, हिंदी टू संस्कृत डिक्शनरीज लेके आ गए। एंड वी वर लाइक कि क्या नाम रखना चाहिए, शुड इट हैव अ इंग्लिश नेम, शुड इट हैव अ इंडियन नेम। एंड इस तरह से वीविंग्स के अराउंड हम लोग रिसर्च करते करते हम लोग इस पॉइंट पे पहुँचे कि एक शब्द मिला संस्कृत डिक्शनरी में, वीवर को सूत्रकार कहते हैं। सो द सूत्रकार जो नाम है, द वन हु वीव्स, वो तो फिट हो गया कि ये नाम बहुत रेजोनेट किया हमारे थॉट प्रोसेस से। इसका दूसरा अर्थ ये है जो ओवर द टाइम मतलब ऐसे समझ में आया, सूत्र जो हमारे जो ओरिजिनल टेक्स्ट्स लिखे जाते हैं उनको सूत्रास कहा जाता है। जो फॉर्मूलाज नहीं, फॉर्मूलाज तो एक अलग वो हो गया, उसका भी मीनिंग, सूत्रास का मीनिंग फॉर्मूलाज भी है। लेकिन जैसे ब्रह्म सूत्र हो गए, ये मतलब जो अपने ओल्ड टेक्स्ट जो हैं सारे, जैसे जो अपने वेद हैं, जो पुराण हैं, जो इनको भी सूत्र कहा जाता है, सूत्रास कहा जाता है। तो जो रिटन टेक्स्ट है उसको सूत्र कहते हैं। तो हम तो ये रिटन टेक्स्ट, जैसे न्यूज़पेपर फॉर एग्जांपल, ये रिटन टेक्स्ट है ऑन पेपर, तो हम इसको आकार दे रहे हैं, इसीलिए सूत्रकार। सूत्रों का आकार सूत्रकार। सो नीरजा, जैसे कि आप जानते हैं आजकल हर जगह सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है जी। सो पर्सनली आपके लिए सस्टेनेबिलिटी क्या है? सस्टेनेबिलिटी की जो बात हो रही है ये बहुत वास्ट है इसका मीनिंग। और लोग जो समझते हैं सस्टेनेबल यानी रिसाइकल इज इक्वल टू रिसाइकल, बस
मेरे अपने लिए सस्टेनेबिलिटी का मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप है। सस्टेनेबिलिटी सिर्फ ये नहीं होता कि आप बस कुछ रिसाइकल्ड पहन लो या ख़रीद लो। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है एक वो सर्कुलर है पूरा, कि आपने कुछ चीज़ खरीदी, उसको यूज़ किया, उसका एंड ऑफ लाइफ, उसके बाद कहाँ जाता है वो, और वो कहाँ किसको कितना इम्पैक्ट करता है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे आप एक कमरे में बैठे हैं, उसको कमरे से बाहर निकल कर क्या आप लाइट फ़ैन ऑफ करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, जो आप लेट अस से कि जो सामान खरीदा, ब्रेड फॉर एग्जांपल, ब्रेड खा लिया, उसका पैकेट आप कहाँ पे डाल रहे हैं, है ना? और वो पैकेट अगर आपने ठीक है डस्टबिन में डाल दिया, जो कि सही है, बहुत अच्छी बात है, Right. डस्टबिन में डाल दिया, जी। लेकिन उसके बाद कहाँ जा रहा है, इसको थोड़ा सोचा क्या आपने? कभी इसके बारे में, इस एक ब्रेड के पैकेट का क्या इम्पैक्ट हो रहा है ओवरऑल अर्थ पे, कभी इस पे ध्यान दिया क्या? तो सस्टेनेबिलिटी का अर्थ यही है कि आप इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर हो जाएं। थोड़ा सा, जितना, मैं नहीं कहती कि हर कोई एकदम बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे हम, तो शायद वो 0.001% पूरे ब्रह्मांड को शायद इम्पैक्ट कर सके। तो ये अवेयरनेस है सस्टेनेबिलिटी फॉर मी। अंडरस्टूड। बट सोच के देखिए, जैसे आपने बताया कि एक ब्रेड के पैकेट को सपोज मैंने फेंक दिया, तो मैं उसको डस्टबिन में भी थ्रो आउट करूंगा। करेक्ट। बट उसके बाद का प्रोसेस मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। हाँ, सही बात है। Yes. बिल्कुल सही बात है। पर क्या हम ये कर सकते हैं कि जो हम लोग की ड्राई और वेट वेस्ट का निकाला था कैंपेन नगर निगम ने, जो कि ग्रीन और ब्लू डस्टबिन्स का था, कोविड के टाइम पे सब जगह डस्टबिन्स लग गए थे। आज भी 80-90% लोगों को ये नहीं पता ग्रीन में क्या डालना है, ब्लू में क्या डालना है, है ना? तो ये ड्राई और वेट को आप सेग्रीगेट कर दीजिए। इतना तो आप अपने घर पे कर सकते हो। और अगले जो कचरा लेने आता है उसको भी आप फोर्स कर सकते हो कि भाई तू यहाँ पे ड्राई ले ले, यहाँ पे वेट ले ले, है ना? कुछ नहीं, कई लोग हैं कंपोस्ट बनाते हैं। हम सब्जी रोज घर में पकाते हैं, तो सब्जी की जो छिलके हो गए, जो छोटी छोटी चीजें, केले फ्रूट्स के छिलके हो गए, है ना, तो इनको हम लोग कहीं कलेक्ट कर लें। वो अगर आप प्लांट लवर हैं तो आपके गमलों में डाल दीजिए। नहीं है, आपसे नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सेट रूल नहीं है कि आपको करना चाहिए, ना आपके पास इतना टाइम है। हाँ, आज की लाइफ में किसी को इतना टाइम नहीं है कि ये सब करते रहें। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियसली 2 अलग अलग डस्टबिन रख लीजिए, और फिर इसको जो है कोशिश करिए कि जो है जहाँ जा रहा है वहाँ पर भी सेग्रीगेटली अलग अलग करके बिन करें। ये तो सिर्फ कचरे की बात हुई। चलिए कचरा छोड़िए, इसमें ध्यान मत दीजिए, आप कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, कितने कपड़े पहन रहे हैं, कितना पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए, बहुत फर्क पड़ेगा इससे। आप पानी कितना यूज कर रहे हैं, वॉशरूम में जा रहे हैं, नहा रहे हैं, शावर कितनी देर चल रहा है, इसमें थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए, थोड़ा सा। काफी मेजर चेंजेस आएंगे। बहुत अपने जैसे ऑफिसेस में लाइट्स ऑन रह जाती हैं, आप बिल्डिंग में लॉबीज में लाइट्स ऑन रह जाती हैं, तो लेट अस बिकम छोटा, अपने घर से स्टार्ट करें, बहुत सारा चेंज ला सकते हैं हम लोग। स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्फ, स्टार्ट फ्रॉम विद इन। सस्टेनेबिलिटी तो दूर की बात है, अपना लाइफस्टाइल और अपनी इंडियन परंपरा इतनी स्ट्रांग है कि हम लोग पहले पूरा सस्टेनेबल ही थे। बिल्कुल। छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो गोबर के उपले जो कहते हैं, वो भी सस्टेनेबिलिटी है, और वो उसके कितने सारे फायदे हैं। तो हम लोग जो पुराने कपड़ों से उसके पूरे फिर से हम उसकी रजाइयाँ बनते थे, वो दैट इज अपसाइक्लिंग। आज उसको एक बड़ा नाम मिल गया है और बाहर बिक रहा है इतना, और यहाँ पे गांव वाले कहते हैं ये तो हमारी वो, उसको क्या बोलते हैं, लुगड़ी, क्या पता नहीं क्या बोलते हैं, ये है, ये तो हम तो बच्चों के लिए करते हैं। उसको अभी इतना बड़ा फेमस हो गया कि सस्टेनेबल हो गया है वो। That's all about marketing. Exactly. तो we have it in our value system, we have it in our culture. Let's promote it and let's follow it. So नीरजा, अफोर्डेबल बनाना और सस्टेनेबल रहना, ये दोनों चीजें या इनके बीच का बैलेंस आप कैसे मेंटेन करते हैं? बहुत मुश्किल है। वही हम जानना चाहेंगे आपसे। मतलब ये स्ट्रगल काफ़ी रहा है मेरा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि जहाँ बात सस्टेनेबिलिटी की आती है, लोग तो समझते हैं कि ठीक है वेस्ट से ही तो बना रहे हो, क्या है इसमें, बट उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। और क्योंकि हम लोग का जो है पूरा हैंडीक्राफ्ट है और हैंडमेड है, जिसमें हम मशीन्स का भी यूसेज मिनिमल टू मिनिमल करते हैं, तो उसमें टाइम प्रोसेस ज़्यादा लगता है,
वेजेस ज़्यादा लगते हैं, रॉ मटेरियल को सेग्रीगेट करने में टाइम लगता है, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। ओके। तो काफ़ी हद तक ये होता है कि सस्टेनेबल जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे होते हैं। वो रीज़न ये है कि उनको टाइम लग रहा है बनाने में, पर सस्ते भी हो सकते हैं। और सस्ता होने का ये है कि ज़्यादा लोग इसको एक्सेप्ट करें, ज़्यादा डिमांड आए, तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी लोगों को, सोशली भी ये फ़ायदा होगा और उसके साथ साथ कॉस्ट भी कम हो जाएगा। बट ये बैलेंस लाना इज़ अ चैलेंजिंग टास्क फॉर एनीबडी। कई ऐसे लोग हैं जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स से स्टार्ट करते हुए दे, बिकॉज उनके पास 5,000 पीसेस का ऑर्डर आ गया, दे फॉरगेट द एंटायर थिंग ऑफ बीइंग सस्टेनेबल एंड दे एंड अप यूजिंग मशीन्स एंड एवरीथिंग। तो ये आज की हकीकत है, ये सच्चाई है। बिल्कुल। सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो हैंडमेड पेपर, हैंडमेड पेपर से नहीं, चलो जयपुर के हैं अपन, ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग यानी कि ब्लॉक्स से प्रिंट किया जाता है और वो अपने पूरे वर्ल्ड में अपना फेमस है जयपुर इसके लिए। बिल्कुल है। और आज की तारीख में वो ब्लॉक प्रिंट को ही मैनिपुलेट करके उसके स्क्रीन्स बन गए हैं, वो डिजिटलाइज हो चुका है, क्योंकि प्रोडक्शन फास्टर चाहिए। अब कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, हम खुद नहीं कर पाते हैं टेक्सटाइल डिजाइनर्स होके भी कि ये एक्चुअल है ब्लॉक या स्क्रीन प्रिंटेड है। खराबी क्या है लोग पूछेंगे इसमें। खराबी मेरे हिसाब से ये है कि एक किसी का आप लाइवलीहुड ले जा रहे हो, एक आर्ट को आप डिजिटलाइज कर रहे हो, वो खराब नहीं है, टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए हमें, बट कहीं ना कहीं इसका जो ट्रेडिशंस का जो फॉलो हम करते हैं उसका रिस्पेक्ट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो अब इसका कैसे अमलगमेशन हो वो तो आई डोंट नो कब उसका जवाब आएगा, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। हाँ। और इसी बात में मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा कि जैसे आपने बताया कि जो हमारी आर्ट है और जो डिजिटलाइजेशन है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो क्या कभी आपके पास ऐसा थॉट नहीं है कि क्या मेरे को भी सेम चीज़ जो मैं वेस्ट से बना रही हूँ वो मैं प्रॉपर एक सोर्सिंग करके जल्दी प्रोडक्शन करके दे सकती हूँ? सही बात है, वो भी हो सकता है, पर अभी चैलेंजेस ये है कि हम मेजॉरिटी ऑफ जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स का मैं हिस्ट्री बताऊं जी, तो बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ हैंडमेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंटरनेशनली, उसका जो क्वालिटी है उस पर ध्यान चला गया है जी। इंडिया इस चीज़ के लिए फेमस है कि गंदी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आते हैं यहाँ से हैंडमेड प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो पहला जब हमने सूत्रकार स्टार्ट किया था, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा थॉट ही ये था कि फर्स्ट विल बी क्वालिटी, कि हैंडमेड है पर हाई क्वालिटी का है। और जब हाई क्वालिटी की बात आती है तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आप इसको आउटसोर्स करने के लिए भी आपको उनको ट्रेनिंग उतनी ही देनी पड़ेगी कि हमारे स्टैंडर्ड ये है, और इस चीज़ के लिए ये होगा ओवर द टाइम। अभी इमीडिएटली मैं आउटसोर्स नहीं कर सकती इसको, बट इवेंचुअली यस, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्लान, नहीं तो एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे हम। एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नीरजा जी। जैसे कि आपकी स्टोरी से मैं जान पा रहा हूँ कि आप यू आर प्रो लाइक इनटू हैंडक्राफ्ट, हैंडमेड चीज़ों में। करेक्ट। सो कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने बनाया हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो? मेरे सारे प्रोडक्ट्स मेरे दिल के करीब हैं। फिर भी कोई हर एक प्रोडक्ट के पीछे एक स्टोरी है। एक आप कब स्टूडियो आएंगे तो देखेंगे एक एक प्रोडक्ट के पीछे की हिस्ट्री, स्टोरी, वो कागज अगर अभी आप कैरी करके लाए हैं तो कोई भी एक प्रोडक्ट हम देखना चाहेंगे जी। ये एक हमारा पेपर का फैब्रिक है जो कि वीव किया हुआ है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे प्रोसेस क्या है इसका। इज दिस रियली अ पेपर? हाँ जी, ये कागज है? कागज है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये कागज है, और जो जैसे मैंने बताया था ताना बाना, तो हम लोग सपोर्ट के लिए ताने में जो है धागा रखते हैं, नॉर्मल जो कॉटन का हो गया या जो भी नेचुरल फाइबर्स का, एंड देन जो है इसमें बाने में ये हमने पेपर का धागा बनाया हुआ है। ओके। तो जो हैंडमेड पेपर, जो रिसाइकिल पेपर आता है, जो ऑलरेडी टेक्सटाइल वेस्ट से बना होता है, उसकी काफी सारी इंडस्ट्री है सांगानेर में, काफी है, तो इनका भी वेस्ट निकलता है। इनका स्क्रैप्स निकलते हैं, हम उस स्क्रैप को अपसाइकल करते हैं, उसका धागा बना के और फिर अलग अलग प्रोडक्ट। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में तो मैम बहुत एफर्ट, बहुत टाइम लगता होगा। हाँ जी, शुरू में लगा था, एफर्ट्स शुरू के हैं, अब हमने टाइम कैसे उसको कम करना है वो सीख लिया है। बट स्टिल इट्स लाइक ऑल डिपेंड्स ऑन द हैंडमेड थिंग्स। हाँ जी। so, अगर आप अपने हाथ से कोई चीज कर रहे हैं, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। करेक्ट। लाइक अब आप हैंडलूम साड़ीज भी तो पहनते हैं, बनारसी साड़ी
पक्का होती है, शादियों में अपने अपने घरों में सभी के होती है जी तो, पर हम उसको भी तो उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं। ट्रू तो साड़ी बनती है, अब लेट से कि नॉर्मल साड़ी बनने में, एक साड़ी बनारसी साड़ी नहीं, नॉर्मल हैंडलूम पे कपड़ा बनने में, कॉटन का सिंपल प्लेन कपड़ा बनने में 1 मीटर में शायद 6 मीटर, एक दिन में 6 मीटर निकाल लेगा वीवर, ठीक है। लेकिन वही पेपर का कपड़ा हमारा एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मीटर, मैक्सिमम 2 मीटर तक निकाल सकता है, वो भी सिर्फ वीविंग। उसके पहले का प्रोसेस है, हम लोगों ने कुछ वुमेन को एम्प्लॉय करा हुआ है जो घर पे बैठ के चरखे से इसका धागा बनाती हैं। अच्छा, तो हमने वो ट्रेनिंग दे रखी है। तो इस तरह से ये है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है जिसको मतलब फिर हम ये एज अ हमारा स्वॉच बुक रखते हैं कि जिसको जो पसंद आ जाए। इसमें वीविंग के डिज़ाइंस अलग हैं और पैटर्न्स अलग हैं, जिससे लोगों को समझ आ सकता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। और पहला क्वेश्चन ये होता है कि इसकी लाइफ टाइम, क्योंकि पेपर तो फट जाएगा, मिनिमम 10 ईयर्स। मैं खुद यूज़ करती हूँ कपड़े वगैरह, तो मैं बताती हूँ आपको। ये बैग है, न्यूज़पेपर का बना हुआ है। सीरियसली? हाँ जी, और 4 साल हो गए अभी मुझे यूज़ करते हुए। कंप्लीटली न्यूज़पेपर और जो कॉटन जो ताना होता है। ग्रेट, क्या बात है, इसको आप यूज़ भी कर रहे हैं? हाँ, और जो ये पूछते हैं कि गीला हो के क्या होगा, तो ये बारिश में पूरा गीला हो चुका है। अच्छा। और दूध की थैलियों के साथ बैग में गया हुआ है, ठीक है, भीग चुका है, इसको धूप में रख दिया, बैक टू नॉर्मल। सिर्फ कलर चेंज हो गया क्योंकि गीला हो गया था। अंडरस्टूड। सो इसका प्रोसेस फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 100 क्या प्रोसेस होता है? तो प्रोसेस ये होता है कि पेपर कलेक्ट होता है, पेपर कटता है, एक तरफ लेडीज वो कर रहे होते हैं, सॉर्ट कर रहे होते हैं, कटिंग कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ जो है लूम सेट होती है, ठीक है, हथकरघा मशीन हमारी सेट होती है, उस पर धागा लगता है, वो 2 दिन का प्रोसेस होता है। डिजाइन के हिसाब से कैसे सेट होना है वो होता है। कोई केमिकल भी यूज करते हैं आप इसके साथ? ना, नॉट एट ऑल। अच्छा, नॉट एट ऑल। और जो हम लोग ग्लूइंग के लिए भी ग्लू लगता है कहीं कहीं पे, वो भी हमारा है कि नेचुरल हो, नेचुरली सोर्स ग्लू हो। और हाँ जी, तो ये होता है, लूम सेट हो गई, तब तक लेडीज़ जो हैं वो अपना पूरा पेपर सेट करते हैं। उसके बाद शटल करके एक होता है जिससे वीविंग होती है, जो आपने ठक ठक कभी सुना होगा, है ना। तो उस शटल के ऊपर भी वाइंडिंग प्रोसेस होता है, और फिर उसके बाद वीविंग होता है, और फिर कपड़ा निकल के और फिर जो है कटिंग होके फिर पूरा डिज़ाइन के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनते हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। तो मैं वो भी बता देती हूँ अफोर्डेबल वाला एक बार। जैसे आपने पूछा था सस्टेनेबल अफोर्डेबल कैसे हो सकता है, तो हमने छोटी से छोटी चीज़ निकाली है। ये आपकी होगी 70 रुपीज़ तक का होगा ये, क्योंकि ये हैंडमेड पेपर का है, और ये आपको यूनिक डिज़ाइन और कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ। ये हमारे बुकमार्क से जो हमारे ही प्रोडक्शन का वेस्ट रहता है, तो ये न्यूज़पेपर फैब्रिक हो गया, ये हो गया पेपर यार्न का फैब्रिक हो गया, ये जो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स की ड्राइंग शीट्स हैं जी, वो एक जाती है फाइनल सबमिशन में, बाकी सारा वेस्ट है, तो वो भी हमको बच्चे डोनेट करते हैं, तो हम उसके बनाते हैं प्रोडक्ट्स। ग्रेट। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ पेपर्स में ये हो गया, हैंडमेड पेपर हो गया, ये हमारा गिफ्ट रैप पेपर का आईपैड है। अच्छा। तो ये गिफ्ट रैप पेपर को हमने वीव किया है, और फिर जो है इससे आईपैड स्लीव का बनाया है। ट्रूली अमेजिंग। सो नीरजा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। आजकल आपने देखा होगा शार्क टैंक पे या इंस्टाग्राम के ऊपर काफी सारे फास्ट फैशन सस्टेनेबल ब्रांड्स अपने आप को क्लेम करते हैं कि वी आर सस्टेनेबल। करेक्ट। सो आपका इसके ऊपर क्या व्यू है? नहीं, आई एम वेरी हैप्पी that people are taking this initiative and startups are taking this initiative कि अपने सस्टेनेबल बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, ये हम कह रहे हैं, हमें नहीं पता कितना डीप में है, एंड वी आर नोबडी टू जज एनीवन वहाँ पे कि कितना सस्टेनेबल है या नहीं है। लेकिन इवन अगर 1% भी वो लोग सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, और उससे अगर लोकल जनता को अगर ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ ये हमें करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, तो दे आर डूइंग वंडरफुल ओवर देयर, एंड आई वुड से सजेस्ट कि भाई और लोग इस तरह से काम करें, और लोग नए इनोवेटिव आइडियाज़ में लाएं, ताकि वी बिकम मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड मोर सोशली अवेयर एंड गिव मोर लाइवलीहुड टू पीपल ऑल अराउंड अस। दैट्स व्हाट आई विल से। ग्रेट। सो जो नए फैशन फाउंडर्स हैं जी, उन्हें क्या समझना चाहिए बिफोर जंपिंग इनटू अ सस्टेनेबल ब्रांड? क्या समझना चाहिए? उनका रिसर्च बहुत सॉलिड होना चाहिए।
लाइक सस्टेनेबिलिटी इज नॉट एन इजी थिंग। जस्ट क्योंकि आपने कुछ अगर कॉटन हैंड वोवन कॉटन फैब्रिक यूज कर लिया और फिर उसके ऊपर अगर आप केमिकली प्रिंटेड कुछ कर रहे हैं और उससे फिर आप कुछ और बना रहे हैं, तो दैट विल नॉट बी सस्टेनेबल इन एनी वे। सिर्फ हैंड वोवन फैब्रिक ले लेने से ब्रांड सस्टेनेबल नहीं हो जाता है। इस बात को डीपली कहना मतलब समझना पड़ेगा कि आपका एक एक स्टेप कहीं ना कहीं अर्थ फ्रेंडली होना चाहिए। ये मतलब सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन ये है। लेकिन अब जितना भी है, ठीक है, हैंड वोवन हमने फैब्रिक सोर्स किया कोई ब्रांड ने, तो वो कह रहे हैं कि हमने लाइवलीहुड तो दिया, टिक मार्क उस पर टिक हो गया। हम हैंड वोवन यूज करें, टिक मार्क। हम नेचुरल फाइबर यूज करें, टिक। लेकिन द मोमेंट इट गोज ऑन टू अ केमिकल प्रिंट, एग्जैक्टली द ऑथेंटिसिटी, द होल वैल्यू ऑफ दैट फैब्रिक, जो नेचर उसका वो खत्म हो जाता है, राइट? वो खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले आप जो भी फैशन ब्रांड्स हैं, सबसे पहले यू विल हैव टू डू योर रिसर्च, यू विल हैव टू बी क्लियर ऑफ व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डिलीवर एग्जैक्टली। उसके ऊपर खूब आप इन डेप्थ रिसर्च करिए। मी एंड लाइक मी लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर हु कैन गाइड यू। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, कम टू अस, क्योंकि हम ये प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो शायद हम गाइड कर सकें। काफी R&D किया आपने इसके ऊपर? बिल्कुल, काफ़ी तो नहीं कहूँगी मैं तो अभी कर रही हूँ। दिस इज़ माई प्रोसेस स्टिल ऑन गोइंग एंड पूरा मतलब चलता रहेगा। इट्स नेवर एंडिंग। लेकिन देर आर सो मेनी एक्सपर्ट्स ऑल अराउंड। सो बिफोर जंपिंग कि हाँ ये बिक रहा है चलो करते हैं, लेट्स मतलब वो भी एक प्रोसेस है, वो भी कर सकते हैं, वो बिजनेस करने के लिए करना पड़ता है। बट इफ़ यू आर जेन्युइनली ऑथेंटिक अबाउट इट, एथिकल आप रहना चाह रहे हैं, आप कुछ अपने वैल्यूज़ को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो डू इट एंड डोंट थिंक कि ये क्रेजी आइडिया है। डोंट, जस्ट डू इट। फेल होएंगे कोई बात नहीं, बट डू इट। क्या बात है। सो नीरजा, एक क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा कि पेपर वेस्ट जो होता है, कैन वी कंसिडर पेपर वेस्ट एज ए पॉल्यूशन? ओह यस, पेपर इज़ वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट पोल्यूटेंट ऑन अर्थ टुडे एंड इसके बारे में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है कहीं पर भी। कुछ सेगमेंट्स में है, जैसे कि PhD के रिसर्च पेपर्स में वो लिखा हुआ है। बहुत सारे हाई एंड जो भी मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे डिस्कस कर लिया जाता है। बट मास इज अनअवेयर ऑफ इट। दे सी प्लास्टिक पोल्यूशन के नाम पे आज प्लास्टिक हो गया, एनवायरनमेंट स्मोक हो गया, पेट्रोल की वजह से जो हो रहा है वो हो गया, और जो बाकी वाटर पोल्यूशन हो गया। हाँ वाटर पोल्यूशन तो है ही। तो ये है, इनके ऊपर काफ़ी है फोकस। बट पेपर पोल्यूशन के बारे में इतना ज़्यादा प्रमोशन या डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, विच वी नीड टू वर्क ऑन। एंड दिस इज़ आवर वन स्मॉल स्टेप के वी कैन मेक पीपल अवेयर कि पेपर पोल्यूशन, एक रिसर्च हुआ था US में आज से 4-5 साल पहले, जिसमें उन लोगों ने एक टीम ऑफ US साइंटिस्ट कह लें, एकेडमिशियंस कह लें, इन लोगों ने रिसर्च किया कि 1 साल का उन लोगों ने पूरा न्यूज़पेपर ऑफ US दे हैड रिसाइकल्ड। तो वो 1 साल का रिसाइकल करने से दे रियलाइज्ड दे हैव सेव्ड अराउंड 13 करोड़ ट्रीज। 13 करोड़ trees, so much of landfill space, so many gallons of water, so much of energy. मतलब इट्स अ ह्यूज। एंड सिर्फ US का 1 साल का, तो सोचिए इंडिया का 1 साल का करेंगे तो क्या है, और पूरे वर्ल्ड का 1 साल का करेंगे तो कितना उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा। सो किसी एजेंसी का, गवर्नमेंट का इसका किसी के ऊपर कोई ना तो रेस्ट्रिक्शन है ना कोई ध्यान है? नहीं, ऐसा नहीं है। हो रहा है। जब वो आजकल हम लोग कार्डबोर्ड्स वगैरह देख रहे हैं, ये सारा रिसाइकल्ड है। पूरा इंडिया में आज की तारीख में पेपर रिसाइकलिंग की 200 यूनिट्स, 200-250 यूनिट्स हैं। वो लोग करते हैं। हाउएवर इसका डाउन साइड ये है कि 1 टन जो पेपर रिसाइकल ये लोग करते हैं, उसमें अराउंड कितना 35,000 लीटर 36,000 लीटर पानी यूज होता है। अच्छा, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट है। वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और वो पानी का फिर क्या होता है? ऑल वेस्ट या आई डू नॉट नो उसका फिर आगे क्या सॉइल पे, सॉइल पे क्या रिपरकशंस होता है। तो रिसाइकलिंग इज नॉट बैड, बट उसमें हम वाटर कंजम्पशन और एनर्जी कंजम्पशन कैसे सेव करें? तो हम लोग का सूत्रकार का मेरा पूरा आइडिया ही ये था कि हम एवरीथिंग शुड बी हैंडमेड, मिनिमल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट फॉर फैंस एंड लाइट्स एंड सियोइंग मशीन फॉर स्टिचिंग। इसके अलावा कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होता है, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होता है। तो इस तरह कोई सोचे
तो पेपर का हम लोग कर कुछ सकते ना हैं। कुछ सेव कर सकते हैं, बिल्कुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बिल्कुल। ग्रेट। एक चीज़ और बताएं नीरजा कि जो वेस्ट पेपर है हम्म। अल्टीमेटली जाता कहाँ पर है? सारा कंज्यूम होता है वेस्ट पेपर। कुछ ओवर द टाइम पीरियड कई तरह के पेपर हैं जो कि सॉइल में डिसइंटीग्रेट होके पूरा बट उसका हाँ, रिसाइकलिंग नहीं हो पाया। नहीं उसका रिसाइकलिंग नहीं हो पाया। काफ़ी हद तक रिसाइकल हो भी जाता है, लेकिन देयर इज सो मच ऑफ लैंडफिल स्पेस व्हिच इज फुल ऑफ पेपर ओनली, पेपर ओनली, ओनली ऑफ पेपर। ओनली ऑफ पेपर। एंड आज हर जगह पेपर वेस्ट हो रहा है। कोई इवेंट हो रहा है तो उसके फ्लायर्स भी पेपर के हो रहे Yes. हैं। आप पेपर प्लेट्स इतने ज़्यादा, कोविड के बाद से पेपर की पैकेजिंग इतनी ज़्यादा प्रमोट हो गई है, तो वो सारी पैकेजिंग कहाँ जा रही है? आप ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं, इतना बड़ा पेपर आ जाता है, उसका आप फिर करते क्या हो? I don't know. और वो Waste. पेपर, उसका पेपर कहाँ से आ रहा है? वो भले ही वो रिसाइकल्ड हो, लेकिन फिर उसको ओरिजिन तो उसका ट्री ही है। हाँ, Yes. आफ्टर दैट तो ये सारे क्वेश्चंस, everybody should start questioning these things. Exactly. And let us start this motion, let's become aware of it. Sure. And do you have any idea like हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है पेपर का? There are many alternatives and they are doing fantastically. जैसे पेड़ ना कटे, क्योंकि जनरली पेपर जो है वो ट्री कट के बनता है। Yes. ट्री के पल्प से निकल के पेपर बनता है। Yes. That is a traditional way, classic way of making paper. However, over the period, lots of people and lots of papers are developed. आज की तारीख में जो है हैंडमेड पेपर जो कहते हैं, जो टेक्सटाइल वेस्ट को और ग्लू को मिला के पेपर बनता है, दैट इज़ वन। सोयाबीन का पेपर बनता है, एंड देयर इज़ पाइनएप्पल जिसका पेपर बनता है, और जो एनिमल पूप्स हैं जैसे एलिफेंट का है, काऊ का है, काऊ डंग हो गया, देयर इज़ कैमल पूप, इनसे भी पेपर्स बन रहे हैं। पॉसिबल? यस, इट इज़ बीइंग डन। Oh, great. इट इज़ बीइंग डन एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड। एंड आजकल एक और है कि नया ट्रेंड चला है दो कोविड के बाद से, कि सीड पेपर बनता है, जिसमें अलग अलग प्लांट्स के सीड्स भी इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, जो कि ओवर द मतलब उसका एक नेक्स्ट लाइफ हो। ये ना हो कि एक प्रोडक्ट बन के और डंप में गया, बट कुछ और बन के फिर से निकला। सो नीरजा जी, सूत्रकार में अगले 3 से 5 साल का आपका क्या विजन है? सूत्रकार का हमारा अगले 3 से 5 साल में ये विजन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक पूरा विलेज को अडॉप्ट करें। अच्छा। जैसे कि हम लोग का जीआई टैग्स होते हैं अलग अलग प्रोसेसेस के लिए, जैसे बगरू का हो गया, जैसे बहुत सारे अलग अलग हैं। हमारा भी एक विलेज हो जिसका जीआई टैग हो, जहाँ पे पेपर वीविंग को एक ट्रेडिशनल स्पेसिफिकली वो एक जोन बन जाए हमारा, वो एक जोन बन जाए जहाँ पे सारे कारीगर इसी पे काम करें, और फिर वो समझे भी कि क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है। अच्छा। और लाइवलीहुड तो बनेगा ही, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनेगा, एंड फिर ट्रेनिंग भी मिलेगी कि भाई डिज़ाइन कॉन्शियस होएं, क्वालिटी कॉन्शियस होएं, और इसमें पूरा घर परिवार साथ में काम करे, ताकि उनको कहीं दूर ना जाना पड़े नौकरी के लिए। ट्रू, ग्रेट। सो आपका आगे क्या गोल है, लाइक कि आप कोलैब में आगे जाकर के ग्लोबली इसको एक्सपेंड करेंगे या टाइप्स करेंगे, तो क्या ऐसा आपने कुछ सोचा है? ये हम कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। तो हमारे ग्लोबल टाइप्स भी हैं, हमारे आर्टिस्ट्स के साथ बाहर भी टाइप्स हैं, हम लोग कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, और बल्क में भी हमारा चलता ही है, जो भी कॉर्पोरेट गिफ्टिंग वगैरह आता है वो। और ओवर द पीरियड मैं एक और सेगमेंट इसमें करती हूँ जो कि है आर्ट वर्क्स। अच्छा। तो क्योंकि आर्ट स्पीक्स रीचेस द हार्ट ऑफ द पीपल द मोस्ट, सो आर्ट वर्क्स के थ्रू जो हमारी जर्नी है, जो प्रोसेस है, जो इसकी ब्यूटी है, वो कन्वे करा जाता है। तो ये कस्टमाइज, ये आर्ट सेगमेंट भी एक है जिसके थ्रू हम हमारा मैसेज आगे भेज रहे हैं। अब पेंटिंग आर्ट मतलब पेंटिंग, लोगों के दिमाग में पहला यही आता है कि कैनवस है, तो हम वेस्ट पेपर से पेंट करते हैं, वो सेगमेंट है। तो इस तरह से है हमारा सारा। तो जी। सो जैसे कि सूत्रकार एक ब्रांड है जी, सो सूत्रकार को आप सिर्फ एक ब्रांड तक रखना चाहते हैं या इसको एक मूवमेंट बनाना चाहते हैं? इसको एक मूवमेंट तो बनना ही चाहिए, ये सिर्फ सूत्रकार का काम नहीं है। और कई लोग इस चीज़ को, इस सेम टेक्निक को अडेप्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, और यहीं पे इंडिया में कई लोग सिमिलर चीज़ें बना रहे हैं, विच आई फील आई एम वेरी हैप्पी कि कर रहे हैं। प्रोसेस कोई भी हो, प्रोडक्ट कोई भी हो, आई मीन वी शुड ऑल बिकम मोर कॉन्शियस, एंड ये if more and more people are copying the process or starting to do similar work, means it is
it has some kind of a value in it. Exactly. Correct. So it should become a movement and every home should have this, and मतलब घर घर में बनाएं इस चीज़ को. Yes. और बहुत आसान है बनाना, कोई ऐसा कोई बड़ा साइंस रॉकेट साइंस नहीं है. बट मेहनत बहुत है. वो तो है. उसका फल भी तो है ना उतना exactly, ही. उसका फील आज के लिए नहीं है शायद फल, फॉर द फ्यूचर जनरेशंस है. yes. आज शुरू करेंगे तो अगले जनरेशन के लिए पेड़ बचेंगे, नहीं तो आज द वे द लाइफ इज, आई डू नॉट नो वेदर फॉरेस्ट विल सर्वाइव और नॉट. ट्रू, बहुत सही कह रहे हैं. सो नीरजा, आपके जो टोटल ओवरऑल प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी कंपनी में या आपकी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं, वो क्या क्या हैं? तो हम लोग के 4 सेगमेंट्स हैं. जैसे फैशन एक्सेसरीज हो गए, जिसमें बैग्स वगैरह आते हैं. देन हम लोग का होम डेकोर है, जिसमें हम लोग वॉल आर्ट्स, लैम्प्स, रग्स और काफ़ी सारी चीज़ें और बनाते हैं, कस्टमाइज्ड होते हैं. और इसमें आर्ट वर्क्स भी होते हैं. एंड कुशन्स तक हमने बनाए हैं पेपर के इसके. अच्छा. और इसके बाद जो है हमारा तीसरा सेगमेंट है कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में आ गया है, जिसमें कि स्टेशनरी प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड है, जैसे कि डायरी हो गए, पेन स्टैंड हो गए, बुक मार्क्स हो गए, लैपटॉप बैग्स, लैपटॉप स्लीव्स, आईपैड स्लीव्स. तो बहुत रेंज है. तो शुरू में मैं बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाती थी, फिर लोगों ने कहा कि हमें छोटा भी चाहिए, तो फिर हम सबसे छोटा हमारा ये की रिंग्स हैं. अलग अलग इसमें डिज़ाइंस आते हैं. ये भी हमारा प्रोडक्शन में जो वेस्ट रह जाता है उसको हम लोग अपसाइकल करते हैं. तो दिस इज़ अ मोस्ट अफोर्डेबल एंड दिस इज़ अगेन अ बुक मार्क विच इज़ अगेन आवर स्क्रैप, हमारा ही वेस्ट से है. एक ये हमारा कार्ड वॉलेट है. तो ये भी छोटी सी चीज़ है. तो डायरीज़ हैं. अमेजिंग. ये हैंडमेड पेपर है, ये पेपर यार्न है, वो न्यूज़पेपर है, और ये पेपर हैंडमेड पेपर का फैब्रिक है. तो इस तरह के हैं थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स. और भी चीज़ें आप देख सकते हैं हमारे वेबसाइट पे, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे. ग्रेट. सो नीरजा, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रैपिड फायर राउंड. ठीक है जी. आर यू रेडी फॉर इट? ऑफ कोर्स. ग्रेट. सो न्यूज़पेपर एंड नेचुरल फाइबर, क्या ज़्यादा चैलेंजिंग है? न्यूज़पेपर. ओके. एक एडवाइस 22 साल पुरानी नीरजा को. ओहो, ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया है. 22 साल की नीरजा को तभी बोलना चाहिए अभी कि जो उस वक्त आइडिया आया था उसी पे काम करती तो आज कहाँ होती. You have lost so much of time. So believe in yourself. Great. And you are on the right path. हैंडमेड या मशीन मेड? हैंडमेड. ओके. सस्टेनेबिलिटी को एक मिथ जो कि सबको ब्रेक करना चाहिए. सस्टेनेबिलिटी यानी कि महंगा, ये मिथ है. ये मिथ है, तो इसको तो आपको ब्रेक करना ही पड़ेगा. और इसके लिए ब्रेक करने वाले कई लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं. तो सस्टेनेबिलिटी डज नॉट मीन इट्स एक्सपेंसिव. सो नीरजा जी, आखिरी में आप हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को, या स्पेशली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या दोज हु आर अबाउट टू बी अ एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ जंप इनटू इट. मतलब अगर एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा है, आपके दिमाग में आइडिया आया है, डोंट लिसन टू एनीबॉडी जो कहते हैं कि यू कांट डू दिस. यू कैन डू दिस एंड दिस इज़ अ राइट टाइम टू स्टार्ट. और क्योंकि चूँकि मैं एजुकेशन में रह चुकी हूँ और अभी भी पढ़ाती हूँ, मेरा तो ये है कि जिसको भी गाइडेंस चाहिए, जिसको भी सपोर्ट चाहिए, जिसको भी थोड़ा बहुत भी एडवाइस चाहिए, या ये डाउट, सेल्फ डाउट आ रहा है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तो प्लीज़ कम टू अस. मतलब आई विल सपोर्ट यू जितना हो सकता है, मुझे जितना पता है, आई विल गाइड यू विथ ऑल ऑफ दैट. लेकिन एज अ यंग एंटरप्रेन्योर, द थॉट, जस्ट डोंट लाफ इट ऑफ. मतलब उसको, अपने आप को बिलीव करो, अपने आप में इतना वो स्ट्रेंथ रखो कि आप कर सकते हो. और आगे ज़िंदगी जो है एंटरप्रेन्योर की ज़्यादा है, और आप इससे और लाइवलीहुड दे पाएंगे. तो डोंट गिव अप ऑन दैट. क्योंकि बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं, पर वो सपने कभी साकार नहीं हो पाते. हाँ, क्योंकि हम खुद ही डाउट करते हैं कि अरे ये कैसे होगा, अरे इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, अरे लोग हम पे हंसेंगे. नहीं, इवन परिवार वाले हंसेंगे. नहीं, just let go, stop thinking about others and just follow your instincts. Follow your instincts.